यह पागलपन है, पूरी तरह से पागलपन है। सौरभ लगातार यही कहता रहा। मेरी बाइक पर पीछे बैठे हुए उसके दांत कांप रहे थे। तैयार हो? मैंने अपना हेलमेट पहनते हुए कहा। यह बहुत ठंडा है भाई, अपनी जैकेट की जिप लगा लो। बहुत देर हो गई है, हम बहुत नशे में हैं। अभी हमें क्यों जाना है? यह जा रहा है गोलू, उसने खुद मुझे आमंत्रित किया है अपने जन्मदिन पर। सुबह उस सुबह मिल लेना उससे। मुझे नींद आ रही है भाई। उसने अपना सिर मेरी पीठ पर टिका दिया। मैंने बाइक स्टार्ट की। मेरी एनफील्ड की आवाज सुनकर वह जाग गया। अब तुम स्टूडेंट भी नहीं रहे, कैंपस में कैसे जाओगे? सौरभ ने कहा। बाइक के साथ उसकी आवाज भी गूंज रही थी। मेरे पास मेरी पुरानी आईडी है। हम अपने घर के परिसर से निकलकर आईआईटी के मुख्य द्वार तक पहुंचने के लिए आउटर रिंग रोड की ओर चल पड़े, जो वहां पहुंचने में 10 मिनट का समय लगता था। धीरे से भाई, सौरभ ने कहा। उसने मेरे कंधों को कस कर पकड़ लिया। मेरा पेट ठीक नहीं लग रहा है। मुझ पर उल्टी मत कर देना, ठीक है ना? अगर जरूरत हो तो मुझे रोकने के लिए बोलना। धीरे चलो, पुलिस आ सकती है। सौरभ सही बोल रहा था। हमारे अंदर इतनी शराब थी कि पुलिस का ब्रीथलाइजर फट सकता था। आईआईटी मेन गेट से 2 गज पहले एक पुलिस चेक पोस्ट था। एक पुलिस वाले ने हमें धीरे चलने का इशारा किया। सौरभ ने कहा, अरे हम मर गए। रुको, मैंने कहा। मैंने बाइक की गति धीमी कर दी, मानो पुलिस वाले की बात मान रहा हूँ। मैंने बाइक को उससे कुछ कदम की दूरी पर रोक दिया। हालांकि मैंने इग्निशन बंद कर दिया। 2 अन्य पुलिस वाले मेरी ओर बढ़े। 1 सेकंड में मैंने बाइक को पहले पहले गियर में डाला और तेजी से भाग गया। मैं पुलिस वालों की चीखें सुन सकता था। क्या बकवास है, सौरभ ने कहा और पलट गया। उनके पास बाइक भी है, वे हमारा पीछा करेंगे। मेरा आईडी कार्ड निकालो, यह मेरी जैकेट की जेब में है, जल्दी करो। जैसे ही सौरभ ने मेरा पुराना आईआईटी स्टूडेंट कार्ड निकाला, मैं गेट पर पहुंच गया। केशव राज पुरोहित, कुमाऊं छात्रावास। मैंने उसी आत्मविश्वास के साथ कहा जैसा कि मैं छात्र रहते समय करता था। मैंने अपना हेलमेट नहीं उतारा। आईडी? सुरक्षा गार्ड ने पूछा। सौरभ ने मेरी पुरानी आईडी दिखाई। उसने अपनी उंगली से वैधता की तिथि छिपा ली। यह आश्चर्यजनक है कि शराब के नशे में भी दिमाग अधिकारियों से अपनी छुपने की कला जानता है। आईआईटी के सुरक्षा गार्ड ने हमें अंदर जाने दिया। मैं तेजी से कैंपस में घुसा। मैं हिमाद्री हॉस्टल के रास्ते से होते हुए इंस्टीट्यूट बिल्डिंग की ओर बढ़ गया। क्या पुलिस आ रही है? मैंने पूछा। सौरभ ने पीछे मुड़कर देखा। नहीं, वे मुख्य द्वार के बाहर ही रुक गए। वे कभी भी परिसर के अंदर नहीं आते, मैंने कहा और मुस्कुरा दिया। पुलिस वाले आईआईटी के छात्रों से परिचित थे, जो अक्सर अजीब समय पर अपनी बाइक लेकर बाहर घूमने निकल जाते थे। ज्यादातर मामलों में वे उन्हें अकेला छोड़ देते थे। वैसे भी यह बहुत बुरा आइडिया था। अब पुलिस वालों के पास अपनी बाइक का नंबर भी है। उन्हें कोई परवाह नहीं। तुम्हारी हिमाद्री के अंदर जाने की क्या योजना है? सौरभ ने पूछा। जैसे मैं करता था, आम का पेड़। सच में भाई? अब तुम छात्र नहीं हो। तुम सिर्फ प्रोफेसरों के चक्कर में नहीं पड़ोगे, तुम जेल जाओगे। आराम करो। मैंने बाइक हिमाद्री से 50 मीटर दूर खड़ी कर दी। गर्ल्स हॉस्टल के मुख्य द्वार पर 24 घंटे सुरक्षा रहती थी। एक पेट्रोलिंग जीप भी हर घंटे चक्कर लगाती थी, ताकि पता चल सके कि गार्ड सो तो नहीं गया। पीछे आम का पेड़ ही एकमात्र रास्ता था जिससे मैं अंदर जा सकता था। कमरा 105, हिमाद्री की पहली मंजिल पर सोने का कमरा। कमरा 105 हिमाद्री की पहली मंजिल पर कोने का कमरा था। यह दूसरे कमरों में कुछ हद तक अलग था, और वह जगह थी जहां जारा 5 साल पहले आईआईटी में शामिल होने के बाद से रह रही थी। इसमें एक बड़ी खिड़की भी थी, जिसके बाहर एक हरा भरा आम का पेड़ था। सौभाग्य से जारा के लिए, जब वह पीएचडी छात्रा के रूप में आईआईटी में शामिल हुई थी, तो बहुत डिमांडिंग कमरा उपलब्ध उसे हुआ। हम 105 को अपना छोटा सा घर भी कहते थे, क्योंकि यही हम ज्यादातर अपना समय व्यतीत करते थे। मैं चारों को कभी अपने हॉस्टल में नहीं ले गया। नियमों को भूल जाइए, जिसके अनुसार लड़कियों को अनुमति नहीं थी। मैं यह भी जानता था कि वहां के लड़के लड़कियों से कितने वंचित थे। जारा के साथ अंदर जाना और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेना, यह उनके घावों पर नमक छिड़कने जैसा था। बेशक
मुझे हिमाद्री में भी जाने की अनुमति नहीं थी, जो केवल लड़कियों के लिए था। हालांकि अगर आप यथोचित रूप से चुस्त थे, तो कमरा 105 के बाहर का पेड़ हर साल स्वादिष्ट आमों की पैदावार के अलावा भी बहुत काम आता था। कम से कम एक रात में हफ्ते में मैं उस पर चढ़ जाता था। एक बार पहली मंजिल की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद मैं 105 की खिड़की में कूद जाता और दिन निकलने से पहले निकल जाता। किसी को भी पता नहीं चला कि जारा में कोई पुरुष आगंतुक था। पूरा सिस्टम खूबसूरती से काम करता था, बेशक जब तक हमारा ब्रेकअप नहीं हो गया। सौरभ और मैं हिमाद्री के पीछे की ओर आम के पेड़ तक पहुंचे। मैंने अपनी जैकेट उतारी। तो तुम ऐसे करते थे, सौरभ ने बात शुरू की, लेकिन मैंने उसे बीच में ही टोक दिया। श्श, आवाज कम करो प्लीज। उसका कमरा कहाँ है? सौरभ फुसफुसाया। मैंने उसकी खिड़की की ओर इशारा किया। अगर तुम गिर गए तो क्या होगा? ऐसा एक दर्जन बार कर चुका हूं भाई मैं। मैंने अपना हाथ हवा में हिलाया। ब्लेंडर स्प्राइट आपके खून में है। आराम करो, मैं ठीक हूँ। मैंने वार्म अप के लिए अपने शरीर को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाया। मैंने अपने हाथों से पेड़ के तने को पकड़ा और एक पेड़ की पहली शाखा तक उठाया। मैंने ऐसा कई बार किया था। मेरी हरकतें रिफ्लेक्सिव थी। पेड़ पर चढ़कर मैंने नीचे सौरभ की ओर देखा। हमने एक दूसरे से फुसफुसाकर बातें की। तुम यहीं रुको, कोई आए तो खांस लेना, मैंने कहा। इससे क्या होगा? यह सच है कि कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई इस तरफ आए तो उसका ध्यान भटकाना। उन्हें कोई कारण बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। क्या? कोचिंग क्लास का ट्यूटर सुबह 2:45 बजे गर्ल्स हॉस्टल में क्या कर रहा है? मुझे नहीं मालूम, मैंने चेहरे से पत्ते झाड़ते हुए कहा। भाई, तुमने इस पर सोचा भी नहीं अभी तक। कोई बात नहीं, कोई नहीं आएगा, मैंने कहा और ऊपर देखा। मैं कुछ कदम ऊपर चढ़ गया और इंच आगे बढ़ गया। फिर से सौरभ की ओर देखा। अरे, बड़ी प्रॉब्लम, मैंने कहा। सौरभ का चेहरा उतर गया। क्या? सौरभ ने कहा। मैंने उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया। सच में भाई? ये तुम्हारी बड़ी प्रॉब्लम है? मैं उससे सालों बाद मिल रहा हूँ, उसके बर्थडे पर, बिना किसी गिफ्ट के। बाद में उसे अमेज़न वाउचर भेज देना भाई। अब कृपया करके तुम जाओ। बस इस खत्म करो इसको। कोई गिफ्ट नहीं, कोई केक नहीं, लानत है, मैंने बड़बड़ाते हुए खुद को अपनी बाहों से ऊपर खींचते हुए कहा। मैंने देखा कि मेरी फिटनेस का स्तर गिर गया था। मुझे लगता है कि चंदन क्लासेस में गणित पढ़ाने से मैं उतना फिट नहीं रहा जितना कि जब मैं आईआईटी दिल्ली में वॉलीबॉल कप्तान था। मैं जारा की खिड़की पर पहुंचा। उसने मेरे लिए खिड़की का थोड़ा सा गेट खुला रखा था, जैसे कि वह पहले करती थी। मैंने खिड़की को पूरी तरह खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि मैं अंदर जा सकूं। कमरे की लाइट बंद थी। शायद वह फिर से सो गई थी, या शायद वह मुझे आश्चर्य आश्चर्य करने का दिखावा कर रही थी। जारा में भी थोड़ी पागलपंती की भावना थी, ठीक वैसे ही जैसे मुझ में थी। कम से कम वह तो थी। शायद इसलिए हम पहली बार जुड़े थे। जब मैंने आखिरी बार उन पर जब मैंने आखिरी बार उन पर चढ़ा था, तब से शाखाएं बड़ी हो गई थी। पहले की तरह कमरे में कूदने की बजाय मैंने बस एक पैर खिड़की के किनारे पर लटका दिया। मैंने खिड़की के फ्रेम को अपने हाथों से पकड़ लिया और अपने शरीर के बाकी हिस्से को अंदर खींच लिया। हैप्पी बर्थडे टू यू, मैंने खिड़की बंद करते हुए धीरे से गाया। मैं चुपचाप कमरे में घुसा। मेरी आंखें अंधेरे में ढल रही थी। मैंने जवाब में सिर्फ कन्वेक्शन हीटर की हल्की गुनगुनाहट सुनी। जन्मदिन मुबारक हो प्यारी जारा, मैंने उसके बिस्तर के पास खड़े होकर उसके पास गाता रहा। उसने ही मुझे आमंत्रित किया था। हालांकि मैं यह नहीं मान सकता था कि उसे यह अच्छा लगेगा कि मैं उसकी चादर के नीचे जाकर उसे गले लगा लूं, जैसे मैं पहले करता था। नहीं, मैं उसे सिर्फ गले नहीं लगा सकता था। हम अब साथ नहीं हैं, मैंने खुद को याद दिलाया। लेकिन उसने कहा कि उसे मेरी याद आती है। मेरे दिमाग में एक आवाज आई। मैंने अपना फोन निकाला और टॉर्च चालू कर दी। मैंने इशारा किया। सफेद एलईडी लाइट जल उठी। मैंने देखा कि जरा बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। रजाई ने लगभग उसका चेहरा ढक दिया था। जारा, मैंने कहा। मेरी आवाज धीमी थी।
मैं उसे चौंकना नहीं करना चाहता था। मैं केशव, मैं यहाँ हूँ, मैंने फिर से फुसफुसाकर कहा। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने फोन की टॉर्च की मदद से बेड साइड लैंप का स्विच ढूंढा। कमरे में पानी जैसे कमरे में पानी जैसी रोशनी भर गई। जारा बिस्तर पर लेटी हुई थी, अपनी सफेद रजाई में लिपटी हुई, जिस पर सुंदर गुलाबी फूल छपे हुए थे। अरे बर्थडे गर्ल, मैंने कहा, यह मैं हूँ। मैं तुम्हें शुभकामनाएं देने आया हूँ। कोई रिएक्शन नहीं। ठीक है, बढ़िया, प्रैक्टिस कर रही हो। बहुत प्यारा, मैंने सोचा। मैंने उसके कमरे में चारों ओर देखा। उसके बेड साइड टेबल पर सफेद कागज की शीट का बंडल था, शायद अध्ययन सामग्री। उसका आईफोन अध्ययन सामग्री के ऊपर रखा हुआ था और चार्जर से जुड़ा हुआ था। हमेशा की तरह जारा के पास जॉनसन का बेबी लोशन भी था। वह इसे हर रात अपने चेहरे और शरीर पर लगाती थी और हमेशा एक बच्चे की तरह महकती थी। मैंने कहा, अरे जॉनसन बेबी, उठो। मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर उसकी रजाई के ऊपर रखा और उसे धीरे से हिलाया। वो नहीं हिली। क्या वह भी शराब पी रही थी? शायद उसने नशे में मुझे मैसेज किया हो, मैंने सोचा। क्या इसी वजह से उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया? हालांकि वह काफी साफ स्पष्ट लग रही थी। क्या वह अभिनय कर रही थी? क्या यह मुझे इंतजार करवाने का उसका तरीका था, या शायद वह मुझे अब बिना पूछे ही अपने साथ बिस्तर पर ले जाना चाहती थी? मेरा दिमाग विकल्पों के बारे में सोच रहा था। कभी कभी एक लड़का होना किसी लड़की के साथ क्या करना है, यह तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा एक हिस्सा बोल्ड होना चाहता था और इसके लिए आगे बढ़ना चाहता था। उसके साथ बिस्तर पर लेट जाऊं, उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दूं। उस आवाज ने कहा, ठीक है, शायद होठों पर नहीं, लेकिन माथे पर। माथे पर चुंबन ठीक है ना? एक और आवाज ने कहा, नहीं, इसे बर्बाद मत करो। उसने तुम्हें बुलाया है, उसे गति तय करने दो, एक प्रतिस्वर पूर्ण आनंद ने कहा। अनिच्छा से मैंने संयम का रास्ता चुना, लेकिन अभिनय करना हो या न करना हो, मुझे उसे जगाना ही था। मैंने जारा का कंधा फिर से हिलाया, इस बार ज्यादा जोर से। वह नहीं हिली। मैंने उसके चेहरे से रजाई हटा दी। वह वहीं पड़ी रही, मानो गहरी नींद में हो। ठीक है जारा, बहुत हो गया मजाक। मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से बधाई देने आया हूँ। जन्मदिन मुबारक हो। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या तुम जागोगी? मैंने पूछा। कोई जवाब नहीं। जारा, मुझे पता है कि अब क्या काम करेगा। मैं तुम्हारे साथ बिस्तर पर लेट जाऊंगा, इससे तुम जाग जाओगी। मेरी सांसें हंसी में रुक गई। उसने अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए मैंने उसे थोड़ा धक्का देकर जगह बनाने के लिए झुकाया। मुझे थोड़ा भारीपन महसूस हुआ। जारा, मैंने इस बार ऊंची आवाज में कहा, क्या तुम ठीक हो? मैंने उसके माथे को छुआ। वह बर्फ की तरह ठंडा लगा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। कुछ तो गड़बड़ थी। मैंने रजाई को उसके चेहरे से और नीचे खींच लिया। उस उसकी गर्दन पर गहरे लाल निशान थे। जारा बेबी, मैंने कहा। मैंने उसके गालों, आंखों और कानों को जल्दी जल्दी छुआ। सब कुछ ठंडा लग रहा था। उठो, मैंने कहा। मुझे नहीं पता किससे कह रहा था मैं। मैंने कमरे की मुख्य लाइट जला ली। 100 वॉट के चमकीले बल्ब की रोशनी ने पहले तो मेरी आंखें सिकोड़ दी। हालांकि इसने मुझे जारा को भी साफ साफ देखने दिया, जो बिल्कुल शांत लेटी हुई थी। जारा, मैंने जोर से पुकारा। मैंने अपनी उंगलियां उसके नथुनों के पास ले गया। मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मैंने फिल्मों में देखा था कि कैसे किसी की नब्ज जांची जाती है। मैंने जारा की पतली ठंडी कलाई को ऊपर उठाया। कोई नब्ज नहीं। मैंने कुछ और बार जांचने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं। जारा मर गई थी। मुझे उल्टी सी महसूस हुई। मुझे हवा की जरूरत थी। मैं खड़ा हुआ और खिड़की को पूरी तरह से खोल दिया। मैंने नीचे देखा। चांदनी के नीचे मैं सौरभ को देख सकता था। वह वहीं खड़ा था, अपना वजन एक पैर से दूसरे पैर पर डाल रहा था। उसने मुझे खिड़की पर देखा और यह देखने के लिए हाथ हिलाया कि क्या हो रहा है। उसने नीचे उंगली से इशारा किया, सुझाव दिया कि मैं वापस आ जाऊं। मैं जवाब नहीं दे सका। मैंने उल्टी करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सका।
उलझन में सौरभ ने झुंझलाहट में अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। मैं कमरे में वापस आ गया। नहीं, मेरी जारा नहीं मर सकती। यह एक बुरा सपना था। मैं चुपचाप खड़ा रहा और उसके शरीर को देखता रहा, उम्मीद करता रहा कि वह जागेगी। मेरी जेब में कंपन कर रहे फोन ने मुझे झकझोर दिया। मैंने सौरभ का फोन उठाया। वह शरारती, चिढ़ाने वाली आवाज में बोला, भाई क्या हो रहा है? तुम वापस अंदर चले गए। किस्मत अच्छी है। मुझे रुकना चाहिए या चले जाना चाहिए? सौरभ, मैंने कहा और रुक गया। हाँ। सौरभ, ऊपर आओ। क्या? बस तुम ऊपर आओ। तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड के कमरे में बुला रहे हो। मैं तुमसे विनती करता हूँ सौरभ, तुम ऊपर आओ। मैंने आंसू भरते हुए कहा। उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या जारा ठीक रहेगी? क्या जारा को ठीक लगेगा अगर मैं ऊपर आ जाऊं? आओ, मैंने कहा और फोन रख दिया। मैं फिर से खिड़की के पास गया। मैंने उसकी मदद करने के लिए फोन की टॉर्च पेड़ के तने की ओर घुमाई। उसने घबराकर इधर उधर देखा और चढ़ने के लिए पैर उठाया। आम का पेड़ चरमरा उठा। वे बंदरों के लिए बनाए गए हैं, 90 किलो के मोटे इंसान के लिए नहीं। सावधान, अब बायां पैर अगले स्टंप पर रखो, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। जब वह करीब पहुंचा, सौभाग्य से इतनी रात को पेड़ पर हो रही हलचल से किसी ने नहीं सुना। उसने अपना पैर खिड़की के पैर पर रखा। उसने अपना पैर खिड़की के पार रखा। मैंने उसे अंदर खींच लिया। क्या हो रहा है भाई? उसने कहा। मैंने खिड़की बंद कर दी और अंदर से कुंडी लगा दी। उसने उसे बिस्तर पर लेटे हुए देखा। वह सो रही है। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने उसे अभी तक जगाया नहीं? वह मर चुकी है, मैंने कहा। सौरभ एकदम पीछे हट गया। क्या? वह चिल्लाया। चुप रहो, यह लड़कियों का हॉस्टल है। यहाँ मर्दों की आवाज नहीं आनी चाहिए। भाड़ में जाओ भाई, मर्दों की आवाज। तुम क्या बकवास कर रहे हो? सौरभ ने कहा। उसकी आवाज और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ गए। मैंने उसे गर्दन से पकड़ा और अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। वह कर्राह उठा। कृपया चुप रहो, मैंने कहा। तुम मुझे डरा रहे हो, चुप रहो, समझे? सौरभ ने सिर हिलाया। मेरा हाथ अभी भी उसके मुंह पर था। मैंने अपनी पकड़ ढीली कर दी। सौरभ ने फिर से बोलते हुए खांसा, इस बार सामान्य आवाज में। क्या तुम्हें यकीन है? सौरभ ने कहा। शायद हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो। वह चली गई है। उसका शरीर बर्फ की तरह लग रहा है। वह सांस नहीं ले रही है। उसका चेहरा तो देखो, मैंने कहा। उसने उसके गर्दन के चारों ओर लाल निशान देखे। वह कैसे मर गई? उसने फुसफुसाकर पूछा। मुझे कैसे पता? मैंने उसे ऐसे ही पाया। लेकिन उसने अभी अभी तो तुम्हें मैसेज किया था। सौरभ ने कमरे में इधर उधर चहलकदमी करते हुए कहा। हाँ, मैंने कहा। मैंने फिर से अपना फोन खोला। हाँ, यह कोई सपना नहीं था। मेरे पास उसके मैसेज थे। उसे मेरी याद आ रही थी। वह चाहती थी कि मैं उसे व्यक्तिगत रूप से शुभकामनाएं दूं। मैं बैठा रहा, जारा की स्टडी चेयर पर। मैंने उसके चेहरे को देखा। वह एक सोते हुए बच्चे की तरह शांत थी। मेरी जीवन का प्यार मर चुका था, लेकिन इस सदमे की वजह से मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। सौरभ ने कहा, अब हम क्या करें? कुछ नहीं पता, मैंने कहा। लेकिन बैठ जाओ प्लीज, तुम्हारी हरकतें मुझे बहुत परेशान कर रही हैं। सौरभ ने कहा, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मुझे भी डर लगा, लेकिन मैं उसकी तरह नहीं घबरा सकता था। किसी को तो सोचना ही था। मैंने पहले कभी कोई लाश नहीं देखी, सौरभ ने कहा। मानो मैं हमेशा लाशों के बीच में रहता हूँ। भाई कुछ करो। चुप रहो सौरभ, मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। क्या तुम्हारे पास कोई विचार है? नहीं भाई, हमें यहाँ कभी नहीं आना चाहिए था। हम अपने अपार्टमेंट में शराब पार्टी में खुश थे। मैंने पहले ही कहा था कि यह एक भयानक विचार है। वह लगातार चिल्लाता रहा, मेरे विचारों को अवरुद्ध करता रहा। मैं उसे थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन नहीं कर सका। हाँ, उसने मुझे उसके कमरे में आने से रोकने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने उसे 5 मिनट तक अपनी भड़ास निकालने दी। उसके बाद किसी और चीज से ज्यादा थकावट के कारण वह कमरे में लकड़ी की आराम कुर्सी पर बैठ गया। हमें किसी को सूचित करना होगा, मैंने कहा। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। कैसे? सौरभ ने कहा। हम यहाँ क्या कर रहे हैं?
लड़कियों के छात्रावास के कमरे में। सुबह के समय कमरे में रहने वाली महिला मर चुकी है। तो हम क्या करें, भाग जाएं? शायद। अभी भी अंधेरा है। चलो जिस तरह से आए थे उसी तरह से चले जाएं और गायब हो जाएं। मैंने इस विचार पर विचार किया। हम चुपके से बाहर निकलते हैं, घर वापस जाते हैं और दिखावा करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि उस विकल्प में कुछ सही नहीं लग रहा था। यह कैसे मर गई, मैंने कहा। क्या? जारा की मौत कैसे हुई? 1 घंटे पहले तक तो वह जिंदा थी, स्वस्थ थी। मुझे कोई परवाह नहीं भाई, अभी हमें यहाँ से निकलना है, जल्दी करो। वह बीमार नहीं थी। हाँ, ऐसा? मैंने कहा, किसी ने उसे मार डाला। सौरभ अपनी सीट से उठा खड़ा हुआ। क्या? उसने कहा। हम एक मर्डर वाली जगह पर हैं। चलो भाई। अभी वह खिड़की के पास गया। हम ऐसे नहीं जा सकते गोलू, बैठ जाओ प्लीज, इस पर सोचते हैं। भारी कदमों से वह आराम कुर्सी पर वापस बैठ गया। क्यों रुके? ताकि लोग हमें ढूंढ ले और मान ले कि हमने यह काम किया है, उन्होंने कहा। अगर हम भाग जाएं तो वे निश्चित रूप से सोचेंगे कि हमने यह किया है। उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ आए हैं? सौरभ ने अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए कहा। बाहर अभी भी अंधेरा है, चलो। तुम नहीं समझोगे, यह बहुत बड़ी बात है। आईआईटी हॉस्टल में पीएचडी छात्र की हत्या। सिर्फ संस्थान ही नहीं बल्कि पूरी पुलिस और मीडिया इस पर हावी हो जाएगी। तो सौरभ ने आराम कुर्सी के हाथों को कसकर पकड़ लिया। तो वे खुदाई करेंगे। कोई भी ऐसा कर सकता है। अकेले कैंपस में ही 1000 से ज्यादा छात्र हैं। लेकिन मेन गेट गार्ड को हमारी याद हो सकती है, और जाहिर है चेक पोस्ट पर मौजूद पुलिस वालों को भी मेरी बाइक याद आए और यह कि हम कैंपस में गए थे। तो क्या हुआ, हम रात को घूम भी तो सकते हैं। और वे कमरे में उंगलियों के निशान ढूंढेंगे। मेरे निशान खिड़की पर मिलेंगे, बिस्तर पर, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर भी। उंगलियों के निशान? सौरभ ने पूछा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने कहा, अब तुम्हारे पैरों के निशान आराम कुर्सी पर हैं। उसने तुरंत आर्मरेस्ट पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी। भाई क्या हो रहा है? कुछ क्राइम पेट्रोल वाली बात, उसने कहा और खड़ा हो गया। क्या हम सब कुछ साफ करके नहीं जा सकते? मैं सच में जाना चाहता हूँ। हम नहीं जा सकते गोलू, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं गोलू, अगर हम उंगलियों के निशान मिटाकर भाग जाएं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो हम क्या करें? हम यहीं रहते हैं और सच बोलते हैं। हमने विस्की की बोतल पी ली, नशे में गाड़ी चलाना चुना, पुलिस को चकमा दिया, इंस्टीट्यूट के गार्ड को अवैध आईडी कार्ड दिखाया और देर रात गर्ल्स हॉस्टल में चढ़ गए। क्या तुम पागल हो भाई? ये बुरी बात है, हाँ, लेकिन इससे हम हत्यारे नहीं बन जाते। हत्यारे? सौरभ ने चीख कर कहा। तुम ये शब्द कैसे बोल सकते हो? हमने कुछ नहीं किया। मुझे पता है, इसलिए हमें रुकना होगा। अब हम पहले किसे बुलाएं? मैंने अपना फोन निकाला। क्या तुम्हें यकीन है भाई, आज तुम्हारे पास गुड आइडिया नहीं है? अगर तुम जाना चाहते हो सौरभ तो तुम जा सकते हो, मैंने कहा। उसे इस झंझट का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं थी। मैंने ऐसा तो नहीं कहा भाई, मैं सच कह रहा हूँ। जो भी हो, कुछ ना कुछ परेशानी तो होगी ही। तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। क्या हमने शराब पार्टी में यह तय नहीं किया था कि हम जो भी करेंगे साथ मिलकर करेंगे, उसने कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। कुछ मायनों में एक सबसे अच्छा दोस्त होना प्रेमी होने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने कहा, हाँ, आई लव यू यार। मैं भी भाई। किसे बुला रहे हो? उसके माता पिता, उसका बॉयफ्रेंड या पुलिस? यही ऑप्शंस हैं। क्या हमें सीधे नीचे चले जाना चाहिए? हम चौकीदार को ढूंढ सकते हैं और उसे सब कुछ बता सकते हैं। उसे फोन करो। मैंने जोर से सांस छोड़ी। उसकी बात तो सही थी। विचार बुरा नहीं है, लेकिन मैंने रुक कर कहा, लेकिन क्या? लेकिन अगर हम खुद उन लोगों को नहीं बुलाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम यहाँ थे, और वे हम पर शक करना कभी बंद नहीं करेंगे। चलो पहले उन्हें बुलाते हैं और फिर चौकीदार के पास जाते हैं, सौरभ ने कहा। मैंने अपने जीवन में कभी भी पुलिस को नहीं बुलाया। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं पुलिस को आखिर में बुलाऊंगा। अभिभावक? यह भी मुश्किल होगा। पहले मैं उसे रघु कहूं। तुम्हारे पास उसका नंबर है? हाँ, मैंने कहा।
उसने मुझे बार पहले भी फोन करके जारा से दूर रहने को कहा था। मैंने उसका संपर्क सेव करके रख लिया था ताकि अगर जारा ने मुझे ब्लॉक कर दिया तो मैं उससे कांटेक्ट कर सकूं। मैंने समय देखा, 3:36 बज रहे थे। मैंने उसका नंबर डायल किया, फोन बज उठा, किसी ने फोन नहीं उठाया। आखिरकार मैंने तेलुगु में एक सर्विस मैसेज सुना। शायद मुझे बताया गया था कि उस व्यक्ति से संपर्क नहीं हो सकता। मैंने फिर से कोशिश की, कोई जवाब नहीं मिला। मैंने कहा, लगता है वह सो रहा है। सौरभ ने कहा, उसके पिता को बुलाओ। मैंने सफंदर लॉन का नंबर डायल किया। मैं सोच रहा था कि मैं उससे क्या कहूंगा। नमस्ते अंकल, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं केशव हूँ। याद है आपने कहा था कि आपकी बेटी से दूर रहूं। खैर, मैं उसके कमरे में हूँ। ओह, और वैसे वह मर चुकी है। हाँ, सफंदर ने कहा। उसकी आवाज नींद भरी और उसके साथ ही गुस्से से भरी हुई थी। अंकल, मैं हूँ केशव। मुझे पता है। क्या तुमने समय देखा है? 3:38 अंकल। तुम्हें क्या चाहिए? उसने पूछा। अंकल, जारा। क्या? मिस्टर लॉन, जारा। तुम्हें जारा के बारे में तुम्हें जारा को भूल जाना चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने यह बात सालों पहले ही तुम्हें क्लियर कर दी थी। क्या तुम फिर से नशे में हो? मैं नशे में था कुछ हद तक, हालांकि मेरा ज्यादातर नशा गायब हो चुका था। अंकल, प्लीज मेरी बात सुनो। यह महत्वपूर्ण है, मैंने कहा, अपने विचारों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हुए। क्या? मैं खबर नहीं दे सका। क्या आप कृपया जारा के हॉस्टल में आ सकते हैं अभी? क्या? क्यों? प्लीज, यह जरूरी है। अभी आ जाओ, मैं यही हूँ। मैंने कॉल काट दी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उसके पिता से बात करने पर सब कुछ और वास्तविक हो गया। जारा मर चुकी थी, चली गई। नहीं, मैं टूट कर नहीं गिर सकता था, अभी तो नहीं। मुझे और कॉल करने थे। मैंने जोर से पूछा, पुलिस, उनका नंबर क्या है? 100, सौरभ ने कहा। यह सामान्य नंबर है। क्या हमें स्थानीय पुलिस स्टेशन को फोन करना चाहिए? तुम्हारा मतलब उन्हीं लोगों से है जिन्होंने अभी अभी हमारा पीछा किया था, सौरभ ने कहा। चुप रहो, मैंने कहा। मैंने अपना फोन पर हौस खास पुलिस स्टेशन का नंबर गूगल किया और उन्हें फोन किया। 5 रिंग के बाद किसी ने फोन उठाया। हौज खास पुलिस। दूसरी तरफ से एक थकी हुई आवाज आई। मैंने कहा, हम एक अपराध की रिपोर्ट करने के लिए फोन कर रहे हैं। सौरभ ने चिंतित भाव से मेरी ओर देखा। आप कहाँ से फोन कर रहे हैं? आईआईटी दिल्ली, हिमाद्री छात्रावास, कमरा 105, मैंने कहा। अपराध की प्रकृति? आवाज ने नीरस स्वर में कहा। हत्या, एक छात्र की। मैंने दूसरी ओर से कुछ गिरने की आवाज सुनी। कौन बोल रहा है? आवाज ने कहा, अब सचेत होकर। मैं केशव राज पुरोहित बोल रहा हूँ। मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा, आईआईटी दिल्ली के हिमाद्री हॉस्पिटल के प्रवेश द्वार पर। पीड़ित कौन है और आपका उससे क्या रिश्ता है? जारा लॉन। मैं उसका दोस्त और पूर्व छात्रा हूँ। कृपया वहीं रुके, हम एक टीम भेज रहे हैं, आवाज ने तेजी से कहा। मैंने कॉल खत्म कर दी। सौरभ और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा। चलो, नीचे इंतजार करते हैं, सौरभ ने कहा। वह बस कमरे से बाहर निकलना चाहता था और लाश से दूर रहना चाहता था। हाँ, मैंने कहा। मैं खड़ा हुआ और बाहर अंधेरे और खाली गलियारे का दरवाजा खोला। सौरभ कमरे से बाहर चला गया। मैं अंदर ही रहा। क्या? चलो अब, सौरभ ने कहा। रुको, बस 1 मिनट, मैंने पीछे मुड़ते हुए कहा। मैं उसके बिस्तर तक गया। मैं आगे झुका और उसका माथा चूमा। उसके ठंडे चेहरे पर एक आंसू की बूंद गिर गई। जन्मदिन मुबारक हो जारा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जरा स्थिर रही, भाई, सौरभ ने कहा और दरवाजा खटखटाया। चलो, आ रहा हूँ, मैंने कहा। मैं सीधा हुआ, एक बार फिर उसकी तरफ देखा और फिर कमरे से बाहर निकल गया।